शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान की रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। भारत और पाकिस्तान की रिलेशन कंटिन्यू ख़राब होते ही चले जा रहे हैं। पार्टिकुलरली यदि हम बात करें, जब से हमने जम्मू कश्मीर को इंडिया के उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया है, जब से वो हमारा अभिन्न अंग बन गया है, तभी से लेकर के पाकिस्तान ने और भी ज़्यादा रिश्ते हमारे साथ में ख़राब कर दिए। पहले तो जो भी था लड़ाई झगड़े होते रहते थे, ठीक है, लेकिन जब से हमने इस स्पेशल स्टेटस को हटाया था, तभी से लेकर के पाकिस्तान ने हमारे साथ में ट्रेड करना बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान में चूँकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहाँ इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि लोगों को जो बेसिक नीड की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ जा रहा है। आटा के दाम देख लो, वहाँ पर ज़रूरी खाद्य पदार्थों के दाम देख लीजिए, वहाँ पर कितने हाई हो गए हैं। मतलब कि अब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान सहायता की डिमांड कर रहा है। अब वो भारत की तरफ में भी देखने लगा है कि हम जो है सीरियस हैं, सिंसियर हैं बातचीत करने के लिए इंडिया के साथ में। पाकिस्तान इंडिया के साथ में पीस चाहता है, लेकिन जो कश्मीर में हुआ है ना, वो रुकना चाहिए। हमने इंडिया के साथ में 3 वार लड़े हैं एंड दे हैव ओनली ब्रॉट मोर मिसरी पॉवर्टी, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। कुल मिलाकर उन्होंने ये बात बताई है कि दोनों देशों ने जो लड़ाई लड़ी हैं उसमें हमें केवल नुकसान ही हुआ है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब वो इंडिया की तरफ भी देखने लगे हैं कि कैसे न कैसे करके हम अब अपने जो ट्रेड रिलेशन हैं यदि इंडिया के साथ में आगे बढ़ाते हैं तो अभी की जो क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, उससे हम उबर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ फाइनली ये बात करी जाती है। देखिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस पीएमओ ने सीरियसली फिर से ट्वीट कर दिया। यहाँ पर हमको सीरीज ऑफ ट्वीट्स देखने को मिलती हैं। वहाँ पर उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि मिस्टर शरीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया के साथ में बातचीत तभी पॉसिबल होगी ओनली आफ्टर न्यू दिल्ली रिवर्स द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक हम जो है बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया है। 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा रहते हुए भी आप वहाँ पर जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। बहुत सारे जो नियम कानून थे जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं हो सकते थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, जब इंडिया का बंटवारा हुआ था ना, तो उस टाइम में जम्मू कश्मीर के राजा ने इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है पाकिस्तान में भी नहीं शामिल होंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे 3-4 मुद्दे थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार या फिर सहायता प्राप्त करने का अधिकार उन्होंने इंडिया के ऊपर छोड़ दिया था। वहीं यदि हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लें तो इकोनॉमिक क्राइसिस से आजकल पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। पाकिस्तान जो कि सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, पब्लिक डिसकॉन्टेंट से जूझ रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्लोर एंड फ्यूल। उसके पास आटा नहीं है, उसके पास फ्यूल नहीं है। रीज़न ये है कि उसके पास आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर बचा नहीं है। सबसे बड़ा इशू उसके पास ये हो गया। ये फेस कर रहा है राइजिंग इंस्टांसेस ऑफ टेरर अटैक बाय द तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। तहरीक तालिबान से भी ये क्या है ना, एकदम परेशान हो गया है। वहाँ पर तक टेरर अटैक हो रहे हैं। विच इज एंडेड ए सीज फायर विद द कंट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस लास्ट ईयर। पिछले साल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में उसने जो एग्रीमेंट किया था उसका भी उसने उल्लंघन कर दिया है। इसके बाद यदि हम मैप वाले सेक्शन की बात करें ना, तो यूपीएससी के पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से यदि हम मैप को डिस्कस करने की कोशिश करें, अब चूँकि जियोग्राफी वाली जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ मैप के अंतर्गत।
सेकंड नंबर में आज हम डिस्कस करेंगे मैप के अंतर्गत में पॉलिटिक्स वाला, पॉलिटिकल राजनैतिक जो मैप है उससे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। राजनैतिक मैप से किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जैसे कि यदि देखा जाए कोई भी देश, उस देश में पार्टिकुलरली यदि कोई शहर न्यूज़ में रहा है तो उस देश का नाम लिख देगा, उसके साइड में उस शहर का नाम लिख देगा। सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से यदि हम आज पूरे फॉरेन वाले न्यूज़पेपर का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमें पोखरा, सुवा, काबुल, तहरीक तालिबान ऐसे 4 जगह के नाम पता चले हैं इस पूरे फॉरेन वाले पेज को यदि हम डिस्कस करते हैं तो। पोखरा जो शहर है वो न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये नेपाल में आता है। ये एयरप्लेन क्रैश हुआ था, इसके चलते चलते न्यूज़ में रहा था। दूसरी जो न्यूज़ आई है वो फिजी से आई है, ये जो देखिए, फिजी मिलिट्री वांस ऑफ कंसर्न ओवर न्यू प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स। अब अगली जो फिजी सेना ने नए प्रधानमंत्री के सुधारों पर चिंता व्यक्त करी है और ये न्यूज़ आई है हमारी सुवा से। तो फिजी और सुवा दोनों न्यूज़ में रहा है, इसलिए देश हो गया हमारा फिजी और उसकी हो गई कैपिटल। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो काबुल से आई थी। काबुल में हाल ही में एनजीओ से रिलेटेड कुछ प्रोग्रेस हमको देखने को मिली है कि एनजीओ भी हल्का फुल्का काम वहाँ पर कर पा रहे हैं। एनजीओ की जो पार्शियली एक्टिविटीज़ है वो रिज्यूम हो गई है अफ़गानिस्तान में विथ वुमेन वर्कर, और इसमें पार्टिसिपेट कर पा रही हैं महिलाएं, इसलिए काबुल न्यूज़ में रहा। इसके बाद अब भी हमने फ्रंट पेज से एक न्यूज़ डिस्कस करे थे, तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में कंटिन्यू जो आतंकवादी अटैक है, हमले हैं, वो करना चालू कर दिया है, इसलिए तहरीक तालिबान न्यूज़ में रहा था पाकिस्तान। इस प्रकार से देखा जाए ना तो यदि सही जोड़ी के हिसाब से कभी क्वेश्चन बनता है तो एक चीज़ तो ज़रूर न्यूज़ में पूछी जा सकती है, वो है पोखरा। पोखरा है हमारा नेपाल में, और यहाँ पर एक रिवर भी है, ठीक है, जहाँ उसी के किनारे में ये एयरप्लेन क्रैश हुआ था। काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी, 50-60 लोगों की डेथ हुई थी इस हादसे में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला जो एडिटोरियल आया है वो जीएसटी से रिलेटेड आया है। पार्टिकुलरली यदि हम बात करें तो जीएसटी के ऊपर यहाँ फोकस किया गया है, जो 5 साल का उनको नुकसान होगा। जैसे कि केंद्र सरकार जब जीएसटी लेकर के आई थी ना, तो जीएसटी लाने के बाद ऐसा हो गया कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा टैक्स जा रहा है, राज्य सरकारों के पास कम टैक्स जा रहा है, ऐसी व्यवस्था हो गई थी। तो केंद्र सरकार ने कहा था आपको शुरू में ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन बाद में आप खुद देखोगे कि आपकी पहले जितनी कमाई होती थी टैक्स के माध्यम से, उससे कहीं ज़्यादा टैक्स आपको मिलेगा। इसलिए हम एक काम करते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए आपको जितना भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम आपको कर देंगे। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था जब जीएसटी के ऊपर कानून लेकर के सरकार आई थी। तो यही बात बताई जाती है कि राज्यों को जीएसटी फिर से सौंपना चाहिए, ऐसा ये एडिटोरियल हमको बताता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास में क्या हो गया है आज के टाइम में, और भी ज़्यादा पावर आ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पावर है उसके पास में यदि हम तुलना करें स्टेट गवर्नमेंट से। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है यदि वहीं यूनियन गवर्नमेंट से तुलना करते हैं। इसी के चलते चलते यहाँ पर वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। राज्यों को ज़्यादा खर्चा करना है जबकि टैक्स से उनकी कमाई ही नहीं हो पा रही है। किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस कमीशन की, वो करेक्ट करे इसको, लेकिन ये जो टास्क है, ये जो काम है, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। We look at this issue in the context of goods and service taxes, और हम इसी चीज़ का यहाँ पर आगे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करके जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो अपनी जो उसको टास्क दिया गया है वो उसको पूरा नहीं कर पाया है। देखिए, केंद्रीय जीएसटी, यूनियन
एंड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंटली लेवी जीएसटी ऑन कम्युनिटीज। केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है, विथ 50% एज सेंट्रल जीएसटी, 50% एज स्टेट जीएसटी। 50-50% यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी है। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि देयर इज एन इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटर स्टेट ट्रेड यदि हो रहा है तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जिसको आईजीएसटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जीएसटी आईजीएसटी, जिससे इसका जो 50% लास्ट वाला जो गंतव्य स्थान है कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है स्टेट के पास में। सो जो 50% वाला लास्ट आईजीएसटी की हम बात कर रही हैं, ये जा रहा है कहाँ पर, फाइनली स्टेट के पास में चले जा रहा है। द जीएसटी इज हार्मोनाइज्ड टैक्स ऑन कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। इंडिविजुअल स्टेट हैव लिटिल पावर टू यूनिलैटरली चेंज दिस टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत कम पावर है कि वो टैक्स से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं उसको चेंज कर सकें। हालांकि वैचारिक रूप से यदि हम देखें तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी। जीएसटी परिषद केंद्र सरकार को राज्यों पर अपनी प्राथमिकताओं को थोपने के लिए वीटो पावर दे दिया है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है, यदि हम कॉन्सेप्ट के तौर पर देखें तो यूनियन गवर्नमेंट क्या काम जीएसटी काउंसिल के माध्यम से क्या है, वीटो पावर नहीं ले सकती है कि हम यदि मना कर दें तो नहीं होगा, स्टेट यदि मना करें, ये उनको पावर ही नहीं दी गई है। अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस। इसका मतलब ये हो गया है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के पास जो रिवेन्यू है और राज्य सरकार जो खर्चा कर रही है, दोनों के बीच में इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल में जो अलग अलग गवर्नमेंट है और दोनों का खर्चा और कमाई जब हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना है और उसकी कमाई कम हो रही है, इसी से उसके ऊपर हो जा रहा है वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस। यदि वीएफआई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वीएफआई रेशो यदि 0 है, इसका मतलब ये है स्टेट हैव इनफ ऑन रेवेन्यू टू मीट देयर ऑन एक्सपेंडिचर। 0 कैसे होगा, मेरी कमाई बराबर है, मेरा खर्चा बराबर है, इसका मतलब वीएफआई 0 हो गया। दोनों को यदि हम घटा देते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वीएफआई रेशो को ईच स्टेट के लिए एंड फॉर ऑल द स्टेट पुट टुगेदर, और सबको हम एक साथ रख देते हैं। यदि हम डाटा की तरफ देखें, ऑल स्टेट ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंस कमीशंस 2005-06 से लेकर के 2020-21 का डाटा यदि हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो ये जो वीएफआई का जो रेशो है वो हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। यदि हम लेटेस्ट पीरियड की बात करें 2015-16 से 2020-21, ये जो रेशो था 0.53 था। इसका मतलब ये हो गया है कि केवल 47% of the states own expenditure was financed by their own revenue। मतलब कि 50% से भी कम ऐसे स्टेट हैं जो अच्छी खासी कमाई कर ले रहे हैं और लगभग एक्सपेंडिचर को वो पूरा कर पा रहे हैं अपने टैक्स के रेवेन्यू के माध्यम से। यदि हम इसी पीरियड की बात करें, 4 मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। पहली बात यह है द डिविजिबल टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एक्सपांडेड फ्रॉम 2 टू ऑल द यूनियन टैक्सेस। तो जितने का हम अध्ययन कर रहे हैं उसी साल के दौरान में बहुत सारे परिवर्तन देखने को हमको मिलते हैं, जैसे कि सरकार जीएसटी लेकर के आ गई थी। इसके अलावा यूनियन प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। इसके चलते चलते जो प्लान की ग्रांट हुआ करती थी, प्लान के अंतर्गत जो ग्रांट्स स्टेट को दिया जाता था, वो भी उनकी आवक कम हो गई थी। इसके अलावा जो सेकंड बात बताई जाती है वो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन
को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो स्टेट है ना उनको फिजिकल डेफिसिट से वो दब जाएं। तो दूसरा बात यही आ जाती है कि राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसको कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने सीमा लगा दी है कि राज्य सीधे मार्केट से जो उधार लेते हैं वो 100 रुपया ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इस प्रकार की लिमिट उसने लगा दी थी। तो ये सारे जो चेंजेस हुए हैं ना, इसी के चलते चलते स्टेट की जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, वो परिवर्तित हुआ है। स्टेट के पास में लिटिल रेवेन्यू से रिलेटेड ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, उदाहरण के लिए यदि हम राज्यों को केंद्र सरकार के योजनागत अनुदानों और ऋणों की वापसी और राज्यों के संयुक्त बजट पर उनके प्रभाव पर विचार करें तो इस अवधि के लिए ये जो VFI का अनुपात है पहले 0.530 था, अब बढ़कर के 0.594 हो गया है, जो बताता है कि राज्य का केवल 40% हिस्सा ही ऐसा है एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस बाय देयर ओन रेवेन्यू। हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसका 40% हिस्सा ही हमारी कमाई से पूरा हो पा रहा है, बाकी अब तो हम केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर मनरेगा स्कीम। ठीक है, अब मनरेगा स्कीम के अंतर्गत स्टेट भी कुछ कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, जैसे कि मजदूरी दर को थोड़ी सी बढ़ा के दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्करों ने काम कर दिए हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे भेज नहीं रही है। ठीक है, अनियमितताओं का हवाला देते हुए। अनियमितताएं यदि हो रही हैं तो उनको सॉल्व करिए। दूसरी बात यह है यदि स्टेट और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बीच में पिसने वाले गरीब और मजदूर लोग हो जाते हैं। अब टैक्स पावर को थोड़ा सा राज्य सरकारों की तरफ में बढ़ाइए, ऐसा राइटर का कहना है। हम प्रपोज कर रहे हैं एक सॉल्यूशन को ताकि करेक्ट कर सकें VFI को बाय रीअसेसिंग द टैक्स पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो थोड़ी सी पावर है उसको पावर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उनको खर्चा के हिसाब से रिवेन्यू मिल सके टैक्स के माध्यम से। यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है वो टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स लगाता है किसमें? दारू के ऊपर, शराब के ऊपर। सारी की सारी जो कमोडिटीज़ है वो GST के अंतर्गत आ गई हैं। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि ये जो CGST है इसके साथ साथ में जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जो आप लगा रहे हो वो काम आप सौंप दीजिए स्टेट के ऊपर, ताकि जो इंटायर GST है वो स्टेट के पास में चली जाए। इस प्रकार से हम स्टेट गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा सकते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आ सकता है। इसके साथ साथ में हम ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है, कंसाइंड मतलब होता है कल्पना करना। पहले नंबर की बात यह है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद सहित सभी वस्तुओं को GST के अंतर्गत लाना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी हमें GST के अंतर्गत लाना होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमेशा से इसके लिए मना करते रहे हैं। ठीक है, उनको अभी भी ये डर है कि यदि इसको GST के अंतर्गत ला देंगे, इसके साथ साथ में शराब को GST के अंतर्गत ला देंगे तो अभी उनको जो टैक्स का हिस्सा मिल रहा है ना वो उनको मिलना बंद हो जाएगी। दूसरी नंबर की बात यह है यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना होगा, उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा IGST, केवल और केवल सेटल करने के लिए रिवेन्यू ऑन डेस्टिनेशन बेसिस। उनको IGST कलेक्शन करना है डेस्टिनेशन पर आधारित ताकि रेवेन्यू को सेटल किया जा सके। इससे क्या होगा, ये जो GST है ना सारे के सारे स्टेट में हमें बराबर देखने को मिल जाएगी। मतलब कि ये राज्यों में GST के सामंजस्य को सुनिश्चित कर देगा। GST परिषद के द्वारा निर्धारित टैक्स के रूप में GST जारी रहेगा।
हाउएवर द वीटो पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शुड बी रिमूव। दूसरे नंबर की बात यह है केंद्र सरकार के पास में जो वीटो की पावर है उसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल सही रूप में बन जाएगी एक ऐसी संस्था बाय द स्टेट्स टू सेटल टैक्स इशू एमंग देमसेल्व्स। ठीक है, स्टेट की प्रॉब्लम है तो वो अपने आप में खुद से उस पर सुधार कर सकें विद द यूनियन गवर्नमेंट फैसिलिटेटिंग द अराइवल ऑफ कंसेंसस एमंग द स्टेट ऑन टैक्स इशू। तो वीटो पावर को यहाँ पर हटाने की बात करी जाती है। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम से रिलेटेड। ये एक इल्यूजन है, डबल स्पीक है। इल्यूजन का मतलब ये है कि भ्रम पैदा करता है और दूसरा इसके दो दो अर्थ हो रहे हैं। गवर्नमेंट का एक काफ़ी बड़ा और ताज़ा घोषणा था, लेटेस्ट अनाउंसमेंट यदि हम बात करें फूड ग्रेन स्कीम के ऊपर तो वो क्या है, केस ऑफ सिमिलर डबल स्पीक का एग्जाम्पल है। कैसे करके वो डबल स्पीक कर रहे हैं, मतलब कि दो चालें चलना, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं, दोगलेपन का मामला जिसको कहा जाता है। कैबिनेट ने अनाउंस किया था कि अंडर न्यू अवतार ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को एक नया अवतार कह दिया उन्होंने। 810 मिलियन फूड ग्रेन सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत 810 मिलियन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा बेनिफिशरीज। टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर, 810 लोग हैं जो कि नफ्सा के बेनिफिशरीज हैं। ये रिसीव करेंगे 5 किलो फ्री फूड ग्रेन एवरी मंथ इन 2023। ये लेटेस्ट घोषणा हमको देखने को मिली थी। लेकिन ये जो चीज़ है ना ऑलरेडी लीगली गारंटेड है अंडर द नफ्सा लॉ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑलरेडी से ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो कि फ्लैगशिप स्कीम है इंटाइटलमेंट ऑफ द अर्लियर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट, जो कि सरकार पहले से ही जो उस टाइम में गठबंधन की सरकार हुआ करती थी उसने ये स्कीम ला दी थी। अब केवल अंतर यहाँ पर ये हो गया है कि जनवरी 2019 में एक फैमिली, ठीक है, ए फैमिली ऑफ 5 कैन कलेक्ट 25 kg फॉर फ्री। यदि मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं तो मुझे 25 किलो राशन फ्री मिलेगा। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर ये हो गई है, ये एक प्रकार से रिडक्शन हो गया है बाई हाफ ऑफ द 50 kg ऑफ राइस। मतलब कि 50 किलो जहाँ मिलना चाहिए था वहाँ मुझे 25 किलो ही मिल पा रहा है। 25 किलो फ्री है अंडर पहले की जो PMKJY चलती थी उसमें। इसके साथ साथ में 25 किलो अब जो है 3 रुपया के किलो के हिसाब से मिलती थी नफ्सा के अंतर्गत। दे रिसीव्ड इन दिसंबर 2022 फ्रॉम राशन शॉप्स विथ ए मोडेस्ट पेमेंट ऑफ 75, 25 दिया 75। इसका मतलब ये हो गया है एक फैमिली है, आज उसको परचेज करने पड़ेंगे बचे हुए जो 25 किलो हैं फ्रॉम द मार्केट एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस ऑफ 450, which implies an additional expense of 375 रुपया to their monthly budget. The calculation is 1 kg 8 18 और 25 kg for 450। यहाँ पर कैलकुलेशन बताया गया है कि 25 किलो तो मुझे फ्री मिल गया है, अब बाकी का जो 25 किलो है मुझे मार्केट से लेना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि अब सरकार मुझे दे नहीं रही है। तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1 किलो 18 रुपया का, उस हिसाब से यदि मुझे 25 किलो लेना है तो वो मुझे 450 का पड़ेगा। तो इलेक्शन का एंगल यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो यदि हम बात कर लें ये जो PMJKY है ना, इसको हम इनडेफिनेटली पीरियड तक नहीं बढ़ा सकते, स्पेशली सिंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड स्टॉक फ्रॉम 2022 खरीफ हार्वेस्ट वाज लैकस्टर। दिक्कत ये भी हो जाती है कि कभी खरीदी अच्छी सरकार करती है, कभी खरीदी सरकार नहीं कर पाती है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत चली जाती है। अब यहाँ पर चुनावी एंगल कैसे करके निकल के आ रहा है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। हम सरकार क्या काम कर रही है, एक बार 6 महीने के लिए बढ़ा दी, अब पता चला दूसरे कहीं स्टेट में चुनाव होने वाला, एक काम करते हैं 6 महीने के लिए और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से उसने 28 महीना के लिए इसको एक्सटेंशन किया है, इस स्कीम को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। इसका मतलब ये है स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर सरकार की नज़र रहती है। लेटेस्ट जो रीएडजस्टमेंट किया गया है वो हमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखता है टू अपील टू वोटर्स इन 9 स्टेट्स दैट गो टू पोल्स इन 2023। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? 2023 में चुनावों में जाने वाले 9 राज्यों में मतदाताओं से अपील करने के लिए नवीनतम समायोजन भी राजनीति से प्रेरित लगता है। ये बात जरूर है कि 2024 के सभी महत्वपूर्ण आम चुनावों को कवर करने के लिए इस नई छूट को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है। ठीक है, अमित शाह ने हाल ही में क्या कहा है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ अपन को जीतना है, तो हो सकता है ये भी इस स्कीम का एक हिस्सा हो। लेकिन ये जो सब्सिडी सरकार दे रही है ये दोहरी है। अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा वोट के लिए मुफ्त उपहार बांटने को रेवड़ी संस्कृति कहा था, रेवड़ी कल्चर, और उनकी फ्री बाइस की निंदा की थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टीवन विक्सन क्या कहते हैं? इंडिया की जो एथनिक हेट्रोजेनिटी है, इसके साथ साथ में इलेक्टोरल जो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, ऑल जो पार्टीज हैं वो प्रिफर कर रही हैं डिफरेंशिएट देमसेल्व्स बेस्ड ऑन सच पेट्रोजेनिक पॉलिटिक्स। तो भारत की जो जाति विषमता है, बढ़ती चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण ही सभी राजनीतिक दल ऐसी संरक्षणवादी राजनीति के आधार पर खुद को अलग करना पसंद करते हैं। जैसे कि वो लोग फ्री में बांट रहे हैं रेवड़ी और वोट मांग रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा अच्छे कामों करने के लिए, ऐसा सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है। उनका कहना है कि आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, आपकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा आप खर्च कर दे रहे हो फ्री की चीज़ें बांट बांट करके, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी कंटिन्यू करी है किसके ऊपर फोकस कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी भी ग्राहकवाद पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है। 20 से भी अधिक केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का नामकरण या फिर नाम बदलकर प्रधानमंत्री कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इसका एक हिस्सा माना जा रहा है। अब हम देख लेते हैं PMGKY के मेन कौन कौन से फ्लॉज हैं। सबसे मेन चीज़ है इसकी डिज़ाइनिंग को लेकर के, लैक ऑफ यूनिवर्सल कवरेज। यूनिवर्सल कवरेज का मतलब क्या हो गया? ठीक है, स्पेशली एज राशन कार्ड्स हैव नॉट बीन अपडेटेड सिंस 2011 सेंसस। 2011 की सेंसस से ही राशन कार्ड को आपने अभी तक अपडेट नहीं करे हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है गरीबी में जीवन जी रहे हों और उनका राशन कार्ड अभी तक बना नहीं है, तो वो लोग को आप कैसे करके कवर करोगे? इसलिए तो सरकार जो है सेंसस कंडक्ट नहीं कराती है, यदि करा देगी तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। यदि हम एस्टिमेशन लगाएं, अंदाज़ा लगाएं, तो 40% से भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि करेंटली एक्सक्लूडेड है नफसा से भी और PMJKY से भी, पुरानी स्कीम से भी, और अभी जो फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं उससे, दोनों चीज़ों से 40% तो जनसंख्या पॉपुलेशन बाहर हो गई है। कई सारे विलेज, कई सारे झोपड़ियों की हम बात करें जहाँ तक मार्जिनलाइज्ड कास्ट वाले लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर रह रहे हैं, सेक्स वर्कर्स रह रहे हैं, होमलेस एंड ट्रांसजेंडर पर्सन, ये नफसा का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इनके पास राशन कार्ड नहीं है। वहीं यदि हम बात करें तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन्होंने आइदर यूनिवर्सलाइज्ड
या तो उन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया इस स्कीम को, और सब्सटेंशली एक्सपांडेड कवरेज विद स्टेट कार्ड। अब जैसे कि कोई माइग्रेंट वर्कर है, मध्य प्रदेश में रहता है, मान के चल लो सिवनी जिला में कोई माइग्रेंट लेबर, सिवनी जिले के किसी गांव में रहने वाले कुछ मजदूर हैं, वो कमाने के लिए नागपुर जाते हैं, ठीक है। शहर से लगभग 120 किलोमीटर ये पड़ता है। अब चूंकि यहाँ पर मजदूरी की जो दर है, जैसे मिस्त्री का भी काम करने जाते हैं तो उनको 300 से ऊपर पैसा मिल रहा है, इसलिए वो नागपुर जा कर के कमाई करते हैं। वहीं जा रहे हैं, वहीं महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने स्टे करते हैं, ठेकेदार उनको जहाँ घर बन रहा है वहीं पर साइट में रहने के लिए बोल देता, वहीं रहते हैं। अब चूंकि वो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आ गए हैं, अब उनका जो राशन कार्ड है मध्य प्रदेश का है, इसलिए उनका राशन कार्ड यहाँ पर चलेगा नहीं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो राशन कार्ड है उसको ऐसा बना दो कि वो हर स्टेट में काम कर सके, सब स्टेट में वो मान्य होना चाहिए। इसी को यूनिवर्सल स्कीम कहा जाता है। तो कुछ कुछ स्टेट अच्छा काम करे हैं यहाँ पर बताया जाता है, इसमें तमिलनाडु शामिल है, उड़ीसा शामिल है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन्होंने यूनिवर्सल कर दिया है इस स्कीम को, या फिर जो स्टेट कार्ड है ना इसको एक्सपांड भी कर दिया है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है अगस्त 2022 में ऑर्डर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो है नफसा कवरेज को बढ़ाइए, ठीक है। फिर भी जो पॉपुलेशन पर आधारित प्रोजेक्शन है, एटलीस्ट 100 मिलियन बेनिफिशरीज, कम से भी कम 100 मिलियन बेनिफिशरीज, मतलब कि हितग्राही इस ऐसे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन बोर्न इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में 100 मिलियन बच्चों की जन्म हुआ, आर मिसिंग फ्रॉम राशन लिस्ट, इनका नाम राशन लिस्ट में अभी तक नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। द ओनली पार्शियल एक्सेप्शन इज उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है फ्री फूड ग्रेन विथ कुकिंग ऑयल, पल्सेस एंड साल्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो यूपी गवर्नमेंट की यहाँ पर प्रशंसा भी करी जाती है कि उसने अच्छा काम किया था। कोविड-19 जब आया था, पेंडेमिक आया था, तो उस टाइम में उसने क्या क्या काम करी थी, कुकिंग ऑयल, पल्सेस और साल्ट दिया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो ये वन ऑफ द की रीज़न माना जाता है बीजेपी की इलेक्टोरल विक्ट्री 2022 में। उत्तर प्रदेश असेंबली में सरकार इसलिए वहाँ बन पाई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारे रीजन हैं ताकि वो फील कर सके नीड टू काउंटर द पॉलिटिकल मैसेजिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी लीड भारत जोड़ो यात्रा। तो आगे बताया जा रहा है कि देखिए केंद्र सरकार के पास भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक संदेश का मुकाबला करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि कैसे करके हम जो है इसको काउंटर कर सकें। पद यात्रा का जो एकता का संदेश है, महंगाई और बेरोजगारी पर इसका जोरदार प्रदर्शन रहा है। नागरिकों के बीच में तेजी से ये डिमांड उठाई जा रही है। 2023 में भारत को सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकलने का अनुमान है, लेकिन युवा बेरोजगारी के उच्च स्तर के साथ ये भारतीय जनसांख्यिकी लाभांश भी जनसांख्यिकी आपदा में बदलते जा रहा है। हमारे पास कामकाजी युवा शक्ति तो है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। पार्टिकुलरली यदि हम बात कर लें, इतने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और मिलती कितने कम लोगों को है। इसके बाद फिर नरेगा को कमज़ोर करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है कि मनरेगा के अंतर्गत हम एक व्यक्ति को 100 दिन के काम करने की गारंटी देते हैं, लेकिन इतने दिनों के काम भी उनसे छीन ली है सरकार ने। तो इस नियोक्ता को तीव्र बजट की कटौती के रूप में हम देख सकते हैं। दिस एम्प्लॉयर ऑफ द एटलीस्ट इट लास्ट रिसोर्ट स्कीम इज बीइंग सस्टेनेबली अंडरमाइंड बाय एक्यूट बजट कट्स। सरकार ने बजट में कटौती करा है, ठीक है, पेमेंट में डिले करा है, टेक्नोलॉजी की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं अटेंडेंस को लेकर के। यदि हम पीरियड की बात करें 22-23 की, केवल 57 मिलियन
हाउस होल्ड ने रिसीव किया है नरेगा वर्क, जबकि पिछले साल 73 मिलियन लोगों ने काम पाया था। वहीं वेस्ट बंगाल की हम बात करें 2744 ड्यू टू लेबरर हैव बीन withheld illegally फॉर इंटायर ईयर। एक साल के लिए 2744 रुपया का जो पेमेंट, करोड़ रुपया का जो पेमेंट है, अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। अब बताओ, मजदूरों ने काम कर लिया है लेकिन सरकार ही पैसा नहीं दे रही है, तो वहीं यदि कहीं वो प्राइवेट के यहाँ काम करने जाते हैं, प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ काम करने जाते हैं, वो उनको पैसा नहीं देगा तो कौन क्या कर लेगा, जब सरकार ही उनको पैसा नहीं दे रही। तो इसी के चलते चलते ये जो 57 मिलियन लोग हैं और ये 73 मिलियन लोग हैं पिछले साल, इतना ये कम क्यों हुआ है? एक तो पेमेंट कम है मनरेगा के अंतर्गत, दूसरी बात टाइम में आप पैसे देते नहीं हो। अब मुझे कल ही खाना खरीदना है, कल ही के लिए मुझे राशन चाहिए और आज ही मेरे को पैसा चाहिए, तो ये काम तो मनरेगा से नहीं हो सकता ना, ये काम मुझे प्राइवेट करने पर ही मिल पाएगा। इसलिए जो मनरेगा की तरफ है ना, लोगों का फोकस उतना नहीं जा। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। ठीक है, यूएनएससी आखिर है क्या, इसके बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के द्वारा 1945 में। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर यूएनएससी है, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का जो 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें से 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उसमें से एक मानी जाती है यूएनएससी। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है न्यूयॉर्क में। यदि हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको कैसे करके रोक सकते हैं, तो जब भी कहीं पर आतंकवादी हमला होता है और उसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के द्वारा, संगठन के द्वारा ली जाती है ना, तो उसको बैन करने का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है, ताकि उसको धन नहीं मुहैया कराया जाए लोगों के द्वारा। जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो इन लोगों को संरक्षण प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिए हैं, यदि भी अभी भी नहीं सुधरा तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल केवल यूएन की ऐसी बॉडी है जहां पर और ऐसी अथॉरिटीज़ हैं टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन टू मेंबर स्टेट, सबको इसका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यूएनएससी जानी जाती है अपनी वीटो पावर के लिए। ठीक है, जैसे कि चाइना के पास वीटो पावर है। कई बार हम प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि ये व्यक्ति है, इसको इंटरनेशनल तौर पर आतंकवादी घोषित हमको करना है, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, लेकिन चाइना वीटो पावर लगा देता है। ठीक है, पाकिस्तान की सुनते हुए या फिर अन्य लोगों, अपनी वैसे रिलेशन ख़राब है उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो वीटो की पावर है 5 देशों के पास में है। 5 में से यदि एक ने भी वीटो पावर यूज़ कर लिया ना, तो वो जो प्रस्ताव लेकर कोई भी देश आया हो वो फेल हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि हम बात करें इसके कंपोजिशन को लेकर के, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट कौन कौन हो गए? यूनाइटेड स्टेट, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना और यूके। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं दैट आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 2 साल के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं और इनका इलेक्शन करती है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। यदि हम बात कर लें प्रेसिडेंसी की, तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है इस काउंसिल की वो रोटेट होते रहती है हर महीना, एवरी मंथ एमंग इट्स 15 मेंबर्स। तो यहाँ पर देखिए जो 15 मेंबर है ना, इनमें से 5 तो परमानेंट है, तो
इसी टोटल मेंबर में इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होते रहती है, कभी चाइना के पास चली गई, कभी अमेरिका के पास चली गई, कभी फ्रांस के पास चली गई, कभी रसिया के पास चली गई। अब हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सैंक्शंस कमिटी ब्लैकलिस्ट लश्कर्स मक्की आफ्टर बीइंग बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। शुरू में तो वीटो लगा दिया था बीजिंग ने, ठीक है। लश्कर का जो मक्की है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, अब्दुल रहमान मक्की, इसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी जाती थी, लेकिन वीटो पावर का यूज़ कर लिया था चाइना ने। इसके चलते चलते ये जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाया था। अभी फिर से यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी ने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि वीटो पावर को हटा लिया अब चाइना ने। अब्दुल रहमान मक्की कौन है? इसका बर्थ प्लेस है बहावलपुर, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। नेशनलिटी इसकी पाकिस्तान है। ही इज़ द डिप्टी चीफ ऑफ लश्कर ए तैयबा। LAT का ये क्या है? डिप्टी चीफ है इस, या फिर जिसको हम जमात उद दावा कहते हैं, एंड हेड ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स विंग ऑफ JUD-LET। ये काम करता है हेड ऑफ LAT's फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट एंड मेंबर ऑफ शुरू, एक गवर्निंग बॉडी है। ही इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ JUD-LET चीफ हाफिज मोहम्मद सईद। उसका ब्रदर इन लॉ है, दोनों के बीच में ही रिलेशन बताया जाता है। और ये जो सोर्स हम देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ही प्राप्त हुआ है। ISIL, इसके साथ साथ में अलकायदा। सैंक्शंस कमेटी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ प्लेस्ड अब्दुल रहमान मक्की, ए फंडराइजर एंड की प्लानर ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर ए तैयबा ऑन इट्स सैंक्शन लिस्ट। सैंक्शन लिस्ट में अब ये मक्की शामिल हो गया है। ये की प्लानर माना जाता है, ठीक है, टेररिस्ट आउट फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, हथियार प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो मूव है वो पॉसिबल हो पाया है जब चाइना ने अपना जो टेक्निकल होल्ड है या फिर वीटो पावर है उसको क्या कर लिया है? विथड्रू कर लिया है, वापस ले लिया है, जिसको उसने लगाया था पिछले साल जून के महीने में, जब US और इंडिया, ठीक है, देन ए नॉन परमानेंट मेंबर एट UNSC ट्राइड अनसक्सेसफुली टू गेट मक्की ऑन द ग्लोबल टेरर ब्लैक लिस्ट। ग्लोबली उसको टेरर की ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए इंडिया और अमेरिका दोनों साथ में आए थे। आज के टाइम में बीजिंग कह रहा है कि ये जो ब्लैक लिस्टिंग है वो एक फैक्ट है, ए रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि यदि हम इसको रिकॉग्नाइज कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो है अब आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया है, ऐसा चाइना की तरफ से जवाब आया है। समिति ने कहा है कि अब्दुल रहमान मक्की और अन्य के जो सदस्य हैं धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाने, इसके साथ साथ में भारत में स्पेशल रूप से जम्मू और कश्मीर में हमलों की योजना बनाने के लिए इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। ये लोग जिम्मेदार हैं। तो यही इसका मेन रीज़न है कि हमने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो इंडिया का जो 2 साल का टेन्योर था UNSC में, न्यू दिल्ली पुट फोर्थ 5 नेम्स फॉर डेसिग्नेशन अंडर सेक्शन कमेटी। कितने सारे लोगों के नाम इंडिया की तरफ से दिया गया था? अब्दुल रहमान मक्की LET है, अब्दुल राउफ असगर जैसे मोहम्मद का है, ये साजिद मीर, शाहिद महमूद, इसके अलावा तलहा सईद, ये सभी जो है ऑल LET से रिलेटेड था ये। तो इस प्रकार से ये जो पहली न्यूज़ है हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड देखा था। इसके बाद माइनॉरिटी की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो माइनॉरिटी कम्युनिटी से। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं मुस्लिम लोग,
अदर धर्म वाले लोग जिनकी संख्या हिंदुओं से कम है, माइनर कम्युनिटी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर जो रिपोर्ट की डिमांड करी थी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है जल्दी से जल्दी आप उसको फिनिश करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन दिया है लास्ट अपॉर्चुनिटी केंद्र सरकार को कि आप जो है रिस्पॉन्स दीजिए, इशू ऑफ आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन के हिसाब से हमें इनकी जानकारी चाहिए 21 मार्च के पहले पहले। सेंटर शॉर्ट टाइम टुगेदर द व्यूज़ ऑफ 4 स्टेट। केंद्र सरकार चाहती कि हमारे पास थोड़ा और समय होता तो हम 4 स्टेटों के व्यूज़ को और देख लेते, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज विच हैव रिमेन्ड मम ऑन द व्यू ऑफ द नेशनल कमिश्नर माइनॉरिटीज़। तो अभी जो है पूरी जानकारी केंद्र सरकार नहीं जुटा पाई है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से और भी ज़्यादा टाइम की डिमांड कर रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम IMF बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ईच ऑफ विच हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑन द IMF's एग्जीक्यूटिव बोर्ड in proportion to its financial importance, so that the most powerful countries in the global economy have the most voting power। यहाँ दिक्कत ये हो गई है, ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस कितना है उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर वोटिंग की पावर मिलती है। अब जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं इकोनॉमी के मामले में, उनके पास में ज़्यादा वोटिंग की पावर होती है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या वाली बात ये हो जाती है। यदि इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ग्लोबल मॉनेटरी ऑपरेशन को तेज़ी करना, इसके साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इसके अलावा गरीबी को घटाना पूरे विश्व भर में, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, पॉलिसी एडवाइस देता है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ में प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जैसे रुपया और डॉलर दोनों के बीच में इतना रुपया इतने डॉलर के बराबर होगा, तो एक्सचेंज रेट में स्थिरता लाने का काम ये करता है। इसके साथ साथ में इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना इसके प्रमुख काम है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, हमें दोनों ही संस्थाएं एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये जो मेन फंक्शन है ना दोनों का थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि ये जो IMF है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। साइज़ की यदि हम बात करें तो इसका जो साइज़ है स्मॉल है, 2300 स्टाफ मेंबर हैं, और वहीं वर्ल्ड बैंक के 7000 स्टाफ मेंबर हैं लगभग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 4 क्रेडिट लाइन्स है। वर्ल्ड बैंक क्या है, बायलैटरली ऑर्गेनाइजेशन है विथ 2 मेजर इंस्टीट्यूशन, इसमें आ जाते हैं IBRD और IDA मिलाकर के वर्ल्ड बैंक बनता है, और इस प्रकार से कोई भी 2 संस्थाएं मिलाकर के IMF का निर्माण नहीं करी हैं, इसलिए इसको हम यूनिटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो ये एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है लैंडिंग का काम करता है। ये डील करता है मैक्रो इकोनॉमीज से एंड फाइनेंशियल सेक्टर से, ये डील करता है लैंडिंग से, ठीक है। तो दोनों में प्रमुख ये मेजर अंतर है। यहाँ हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो IMF, जिसको हम जानते हैं फंड के रूप में, इस वाज कंसाइब्ड एट एन UN कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहली बार 1944 में सामने आया था न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट में, जुलाई 1944 में। 44 कंट्रीज़, ठीक है, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करी थी, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ताकि जो रिपीटेशन हो रहा है कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूशन का, दैट हैड कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 की जो ग्रेट रिसेशन आई थी उससे लड़ाई लड़ने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई थी। तो
कुछ कंट्रीज ऐसी थी वर नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल बैंक फॉर IBRD अनलेस दे वर मेंबर ऑफ द IMF। अब यहाँ कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए कि जब तक आप IMF का मेंबर नहीं बनोगे तब तक आप जो है IBRD के मेंबर नहीं बन सकते। IMF, यदि हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की बात करें तो ये इनकरेज करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन को। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था इसने एक सिस्टम को कन्वर्टिबल करेंसीज का, एक फिक्स एक्सचेंज रेट वाला, एंड रिप्लेस्ड गोल्ड विथ $। गोल्ड $35 पर आउंस, ये ऑफिशियल रिजर्व के तौर पर बात बताई जाती है। अब फिर इसमें इसका जो इतिहास है ना काफ़ी लंबा रहा है, तब जाकर के जो है IMF का निर्माण होता है। अब सीधे हम देख लेते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में कौन कौन सी बात बताई जाती है। तो बताया जा रहा है कि श्रीलंका अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसका सपोर्ट दिया है इंडिया ने। इसने सेंड किया है फाइनेंसिंग एश्योरेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो थोड़ा सा सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड किया है इंडिया ने। इंडिया ने भेजा है फाइनेंसिंग एश्योरेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को मंडे के दिन। मतलब कि पहला बन गया है श्रीलंका का क्रेडिटर टू ऑफिशियली बैक द क्राइसिस हिट आइसलैंड नेशंस डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। अब हम श्रीलंका का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसका एक मेजर रीज़न ये है कि चाइना अपनी जिस प्रकार से बढ़त बनाते जा रहा है ना, इतना ज़्यादा पैसा श्रीलंका को वो दे चुका है कि श्रीलंका को पूरी तरह से अपने पास कर लिया। इंडिया भी चाहता है अपनी जो विदेश नीति है उसको थोड़ा सा अच्छा करे, इसलिए सबसे पहले उसने श्रीलंका को सपोर्ट किया है, वो भी ऑफिशियली। ये जो डेवलपमेंट है ऐसे टाइम में आया है जब एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर विजिट किए हैं कोलंबो जनवरी 19 और 20 को। ठीक है, इनकी जो यात्रा है 19 और 20 जनवरी को होने वाली है। जस्ट एज श्रीलंकन लीडर्स कंक्लूडेड टॉक्स विद ए विजिटिंग हाई लेवल डेलीगेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन आप ये देख लीजिए, एक तरफ तो इंडिया मिल रहा, दूसरी तरफ चाइना के लोग भी मिल रहे हैं। तो इंडिया को पता है कि चाइना यदि जाएगा तो वो खाली हाथ तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ दे के ही आएगा। इसलिए इस प्रकार से हमको देखने को मिला है। तो श्रीलंका को एक स्टेप आगे हमने भेज दिए हैं टू गेटिंग ए क्रूशियल $2.9 बिलियन पैकेज फ्रॉम IMF। इससे उसको $2.9 बिलियन का पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, ताकि श्रीलंका की जो अभी क्राइसिस चल रहा है उससे वो निपट सके। चाइना, जापान और इंडिया ये श्रीलंका के 3 लार्जेस्ट बायलैटरल लैंडर माने जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें इंडिया की, श्रीलंका's chances of swiftly tapping IMF assistance now depend on similar assurance from Japan and China। ठीक है, लेकिन बात बताई जा रही है दोस्तों, आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत देखने वाले हैं ग्रैंड कैनियन के बारे में। आज ग्रैंड कैनियन का मैप हम देखेंगे और समझेंगे कि क्यों जियोग्राफी में ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सन 2009 में UPSC की तरफ से ग्रैंड कैनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। पार्टिकुलरली इसकी खास बातें तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन इसकी लोकेशन हमको बताना था कि कौन से महाद्वीप में ये आता है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में है और कौन से देश में ये पड़ता है। यदि हम बात कर लें नॉर्थ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट में इसकी लोकेशन है, ये यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, और ये है कनाडा, उसके नीचे है ये मैक्सिको। तो सही जोड़ी में हमको बताना था कि ये जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ग्रैंड कैनियन यहाँ पर लिखा है, इसके सामने सही जोड़ी में दिया था कनाडा। तो ये इसकी जो सही जोड़ी थी वो गलत हो गई थी, क्योंकि ये जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। ये जो ग्रैंड कैनियन है इसको बनाने का काम करती है
कोलोराडो रिवर। दोस्तों, हमें कैनियन को समझने से पहले महाखड्ड को समझना होगा, जिसको हम इंटरलॉक्ड गॉर्ज बोलते हैं। जब भी रिवर पर्वत या फिर पठार क्षेत्र से गुजरती है तो कमज़ोर चट्टानों के क्षेत्र में अपनी घाटी को बहुत तेज़ी से गहरा करते जाती हैं। ठीक है, यदि नदी ऐसे एरिया से गुजर रही है जहाँ की चट्टानें, जहाँ की पत्थर जो है कमज़ोर हैं, तो उनको ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो घिसते जाती है जब वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर को बहा ले जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मोड़ों के बीच में निम्न घाटियों में नदी अपनी घाटी को उसी गति से गहरा करते जाती। सामने का एरिया डाउन वाला आते जा रहा है तो नदी और भी तेज़ी के साथ में भागेगी और भी तेज़ी के साथ में अपनी घाटी को गहरा करते जाती है। जिस दर से पर्वत ऊपर उठते जा रहे हैं उसी स्पीड से ये उसको गहरा भी करते जा रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। हमें हमेशा यही लगता है कि इसकी जो गहराई है वो हमेशा सेम ही दिखाई देती है। नदी की जो घाटी हम देख रहे हैं वो नदी के टा अक्षर के जैसे दिखाई देने लगती है। कैसी दिखती है? सकरे आकार के टी अक्षर के जैसे दिखाई देती है। इसकी गहराई हजारों मीटर में हो सकती, जैसे कि कोलोराडो नदी ऐसा बनाती है। सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी गहरी घाटियां बनाते जाती हैं। जब ये जो घाटी की गहराई है और भी ज़्यादा हो जाए, इनकी गहराई अत्यधिक हो जाती है, तो इनको हम कैनियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नदी ऐसे करके गुजर रही है और ये ऊपर वाला एरिया हो गया आपका। ठीक है, एक एरिया ये है, यहाँ से नदी होकर के गुजर रही है और ये खड़ी हम ढाल देख रहे हैं। काट काट के नदी ने इसको एकदम गहरा करते गई है। अब जब इसकी गहराई अत्यधिक हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कैनियन। कोलोराडो नदी द्वारा 480 किलोमीटर लंबी 1800 मीटर गहरी घाटी बनाई गई है। सिंधु नदी ने गिलगिट में 5500 मीटर गहरी कैनियन बनाई है। वहीं यदि हम बात कर लें कि रिवर वैली क्या होती है, प्रत्येक नदी सबसे पहले अपनी घाटी बनाती है। ठीक है, जैसे ही स्थल पर ढाल के अनुरूप आगे बढ़ते जाता है पानी, तब घाटी का निर्माण होता, जो कि अंग्रेजी के टा अक्षर के समान दिखाई देता। टा मतलब टी। इसके अलावा हम ग्रैंड कैनियन के कुछ फैक्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड कैनियन है अपने फैंटास्टिक शेप के लिए जाना जाता है, फैंटास्टिक कलर के लिए जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर साइट मानी जाती है अमेरिका की। स्पेक्टुलर का मतलब होता है शानदार। ये जो कैनियन है ना, ये कट हुआ था थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ रॉक की जो कई सारी लेयर्स है ना, उसको काटा गया है कोलोराडो रिवर के द्वारा, जिसका पानी है कैसा? मड्डी मतलब गंदला। ये 446 किलोमीटर की दूरी तय करती है थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना वाले एरिया में ही ये ग्रैंड कैनियन लोकेटेड है। इसका रेंज बताया जा रहा है लगभग 0.1 से लेकर के 18 माइल्स, मतलब 0.2 किलोमीटर से 29 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इन प्लेसेस द कैनियन इज़ मोर देन ए माइल। वहीं यदि हम बात कर लें तो इसकी जो गहराई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। ग्रैंड कैनियन के कुछ कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो कि 4 बिलियन साल पुराने हैं। ये जो कोलोराडो रिवर है, ये काम अपना चालू कर देती है इरोडिंग का या फिर वियरिंग डाउन का द रॉक्स अबाउट 6 मिलियन ईयर्स एगो। और इसने कब से इनको काटना चालू कर दिया है? तो लगभग आज से 6 मिलियन साल पहले ही इसने अपना काम चालू कर दिया है। वाइंड एंड रेन हैव हेल्प द इरोजन प्रोसेस। इसके साथ साथ में हवा और पानी इस नदी की मदद करते हैं। कुछ कुछ जो रॉक टावर्स हैं, ठीक है, दैट राइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द कैनियन लुक लाइक कैसल एंड टेम्पल। हमें कैनियन में कुछ कुछ तो कैसल और टेम्पल जैसी खड़ी खड़ी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं।
द कैनियन इज मोस्टली रेड बट डिफरेंट लेयर ऑफ द रॉक आर बफ, ग्रे, ग्रीन, पिंक एंड वायलेट। नॉर्मली हमें ऐसा लगेगा ग्रैंड कैनियन वाला एरिया पूरा लाल लाल पत्थर वाला, लेकिन यहाँ पर हमें कई लेयर देखने को मिलती है, कई कलर की। इसके अलावा यहाँ की कुछ फेमस जगह है, जैसे कि ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। इसको क्रिएट किया गया था कब? 1919 में। फिर इसको इनलार्ज किया गया था 1975 में, विस्तार किया गया। पेव्ड रोड एंड ए ट्रेल कनेक्टेड द नॉर्थ एंड साउथ रिम ऑफ द कैनियन। रोड यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि रिम एरिया को कनेक्ट किया जा सके। और यहाँ पर ग्रैंड कैनियन से रिलेटेड इमेजेस को आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा कोलोराडो रिवर बनाती है। आप इसकी सुंदरता को यहाँ पर देख सकते हैं। ये चट्टानों की लेयर है। और ये कुछ शानदार तस्वीरें हैं यहाँ की, जो कि यूएस की सबसे सुंदर जगहों में से एक मानी जाती हैं।